फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। आपको पता है हमने 11 डेज का टारगेट लिया है और इस 11 डेज के टारगेट में हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वैसे तो आज की क्लास आपकी थोड़ी लेट हो गई है बट मिस नहीं हुई है, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको सीडीपी के नोट्स चाहिए और सीडीपी के साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां से हमारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये नोट पेड रहने वाले और आपको ओनली 99 रुपीज में ये नोट्स मिल रहे हैं और आपका इसमें 60 मार्क्स का सिलेबस टोटल कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 60 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। एंड देन इसके साथ साथ बाद में हरियाणा जीके के नोट्स और ईवीएस के नोट्स मैं बना रही हूँ, देन उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। लेकिन अभी आप अगर मान लो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आपको अपना जो टाइम है वो अपने सब्जेक्ट को देना है या अदर सब्जेक्ट को देना है, तब आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग रहने वाले हैं। ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर का एनालाइज करके बनाए हैं और सारे न्यू टॉपिक्स इसमें ऐड हैं। तो अगर आप मान लो इसको पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं और सारे वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको परचेज कर सकते हो। ऊपर नंबर दिया है तो किसी का मन करता है तो इसे परचेज कर लेना। बट आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशली हरियाणा जीके की रहने वाली है। हम 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज 2 डिस्ट्रिक्ट और कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे आपका जो हरियाणा जीके है वो 11 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स। एंड देन हम हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की राजनीति, इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे और हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पलवल और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली क्लास है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हरियाणा जीके, हरियाणा पलवल। पलवल को हम किस नाम से जानते हैं? ये सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। वैसे मैंने जब आपको सिरसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था, कल की क्लास में हमने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था सिरसा में कपास जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है। लेकिन अगर हम सिटी ऑफ कॉटन की बात करें तो सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है पलवल को। तो ये दोनों ही अलग बातें हैं, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही आपसे घुमाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पलवल को कहते हैं सिटी ऑफ कॉटन, पर कपास ज्यादा कहां पर है? तो वो सिरसा में ज्यादा है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर पहले वाली क्लास मान लो किसी ने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चेक करेंगे तो आपको हमारी हरियाणा जीके की क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको पेडागोजी की क्लासेस मिलेंगी, पेडागोजी के साथ साथ आपको सीडीपी की क्लास भी मिलेगी। इसकी अगर हम स्थिति की बात कर लेते हैं तो ये दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है और ये मथुरा हाईवे पर स्थित है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है ना। तो पलवल कहां पर है? ये आपका पलवल इस तरीके से दक्षिण पूर्वी, मतलब यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पूर्व दिशा, पूर्व हो गया, यहाँ पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर दक्षिण है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पोर्शन में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 15 अगस्त 2008 को पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है वो अस्तित्व में आई थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ना हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कब बनी थी वो सारी याद कराई हुई हैं। तो मैंने बताया था कि जितनी ये जो पै वाले नाम की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको ज्यादातर 15 अगस्त को देखने को मिलेंगी। जैसे पंचकुला है, जैसे आपका पलवल है। फरीदाबाद की बात करते हैं तो ये फरीदाबाद को हम अगर ये फै हटा दे तो पै जैसा बन जाता है, तो ये भी आपका 15 अगस्त को बना हुआ है। तो 15 अगस्त को आपके पलवल है, इसके साथ साथ पंचकुला है और इसके साथ फरीदाबाद, ये 15 अगस्त की डेट को बने हैं। लेकिन इनके ईयर अलग हैं। ईयर की बात कर लेते हैं तो ये 2008 में अस्तित्व में आया था। तो पलवल कब बना है? आपका 2008 में बना है। इसके बाद आपकी एक डिस्ट्रिक्ट और बनी थी जिसका नाम था चरखी दादरी, जो 2016 में अस्तित्व में आई, तो वो आपकी 22वीं डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अब ऐसे चांसेस हैं कि आपको अभी कुछ दिनों में कुछ नई डिस्ट्रिक्ट्स जो है हरियाणा की वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एट प्रेजेंट आपके हरियाणा में ओनली 22 डिस्ट्रिक्ट्स है। वैसे तो हमारे लिए फायदा है क्योंकि जितनी कम होंगी उतनी कम पढ़नी पड़ेगी और जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी हमें। तो अभी हमारे यहाँ पर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो पलवल का जो एरिया है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 1359 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, उसे बहुत कम भी नहीं कह सकते। ये गुरुग्राम मंडल में आता है। जैसे आपके यहाँ पर अगर पूछा जाए हरियाणा में कितने मंडल हैं तो आप टिक करेंगे हरियाणा में 6 मंडल है।
6 मंडल में से आपका जो पलवल है वो कौन से मंडल में है? गुरुग्राम मंडल में है। तो गुरुग्राम मंडल में आपको गुरुग्राम देखने को मिलेगा, पलवल देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको फरीदाबाद देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों किसमें है? गुरुग्राम में शामिल है। गुरुग्राम मंडल है आपका, 6 मंडल है और उन 6 मंडल में से पलवल जो है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है। पलवल की तहसीलों की अगर हम बात करें तो पलवल की जो तहसील है उसमें आपको पलवल खुद देखने को मिलेगा, होडल देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ हथीन देखने को मिलने वाला है। उप तहसील की बात करते हैं तो उप तहसील में हसनपुर और बहीन आते हैं। अगर हम पलवल के खंड की बात करते हैं तो यहाँ पर पलवल है, होडल है, हसनपुर है, हथीन है और पृथला है। ये सभी क्या है? पलवल के खंड है। इनको आपको रट्टा नहीं लगाना है, ओनली बस आपको इनको रीड ही कर लेना है। अगर यहाँ की हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर नहीं है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको 15 लाख प्लस, 17 लाख प्लस ऐसे जनसंख्या देखने को मिली थी, तो यहाँ पर आपकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख प्लस जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। बस ठीक ठाक है, हम कम भी नहीं कह सकते और इसको बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर लोग रहते हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर 880 यहाँ का लिंगानुपात है। साक्षरता दर बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ की साक्षरता दर ओनली 69% है। ये सेकेंड या थर्ड नंबर पर कम जो आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा पलवल का ही है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपने हरियाणा की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट देखी होंगी जिनका लिंगानुपात जो है वो 80% तक भी है। किसी का 84 है, किसी का 85 है, किसी का 75 है। तो उनके कंपैरिजन में पलवल का जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट है, यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, तो ओनली 69% है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लिंगानुपात की बात की जाए तो 880 लिंगानुपात है। तो हरियाणा के लिंगानुपात के आसपास का लिंगानुपात यहाँ का है, तो बहुत ज्यादा यहाँ का लिंगानुपात भी आपको नहीं देखने को मिल रहा। प्राचीन नामों की बात कर लेते कि पलवल को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पलवल का जो नाम था उसे उपवाला, अपलवा और कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता था। तो कॉटन सिटी के नाम से तो हम इसे आज भी जानते हैं। और ना ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि पलवल का जो नाम है वो पल्लवासुर राक्षस के वजह से इसका नाम जो है वो पलवल रखा गया था। तो आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम किसी राक्षस के नाम पर रखा गया था? तो पलवल। ठीक है ना, पल्लवासुर राक्षस था जिसके नाम पर पलवल का नाम पलवल रखा गया। ऐसा कहा जाता था इस राक्षस की राजधानी हुआ करता था किसी समय में, तो ये पलवल के नाम से ही फेमस हो गया। पलवल नगर शक्कर और साइकिल उद्योग के लिए फेमस है। तो आपसे पूछा जाए किसके लिए फेमस है? ये शक्कर के लिए और इसके साथ साथ साइकिल उद्योग के लिए फेमस है। इस राक्षस ने पांडवों के काल के दौरान इस स्थान पर शासन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो राक्षस था वो किसके समय में था? तो ये राक्षस पांडवों के समय में था। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके जो भाई थे बलराम, उन्होंने पल्लवासुर राक्षस की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है याद रख लेने हैं। और ये किसके समय की बातें हैं? महाभारत काल की बातें हैं, यानी कि 900 ईसा पूर्व पहले की बातें हो रही हैं ये। उनकी स्मृति में हर साल यहाँ पर बलदेव छाता का मेला भी लगता है। ठीक है ना, तो बलदेव का मेला पूछे आपसे तो आप क्या टिक करेंगे? आपके पलवल में लगता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो पलवल है वहां पर कौन निवास करते थे? भगवान कृष्ण के भाई बलराम थे जिन्होंने पल्लवासुर की हत्या कर दी थी। और बाद में यहाँ पर अब आज इनकी याद में क्या मनाया जाता है? बलदेव का मेला लगता है। सॉरी, बलदेव का मेला लगता है यहाँ पर। और बलराम का यहाँ पर मंदिर भी है, तो यह बलराम कह सकते हैं आप इसे। बलराम का मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये आप एग्जाम में बलराम आ जाए, बलदेव आ जाए तो आपको यही टिक करना है। इसके बाद महात्मा गांधी जो है, आपसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है। महात्मा गांधी जो है ये इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया था? मतलब ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उसमें शामिल हुए थे और उसमें सम्मेलन में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग जा रहे थे। तो जब जलियांवाला बाग जा रहे थे तो ये पलवल स्टेशन पर इनकी जो ट्रेन रुकी थी, तो उस ट्रेन में से जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर उतारा और वहां पर उनकी गिरफ्तारी कर दी और उन्हें वापस भेज दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए
जो महात्मा गांधी हैं उनकी पहली गिरफ्तारी हरियाणा में कहां से हुई थी? तो आपको क्या टिक करना है? पलवल टिक करना है। वैसे ना अगर इंडियन हिस्ट्री की भी बात की जाए तो भी ऐसा लिखा जाता है कि जो पहली बार कहीं बाहर से गिरफ्तार किए थे तो वो पलवल से गिरफ्तार किए थे। तो ये 9 कहीं कहीं पर आपको 9 अप्रैल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 10 अप्रैल देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो दोनों में से जो भी आता है, जो भी ऑप्शन में आएगा आपको वही टिक करना है। तो 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल को 1919 को पलवल में स्थित रेलवे स्टेशन पर उनकी पहली गिरफ्तारी हुई, जिसकी स्मृति में एससी बोस ने 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी थी। तो यहां पर अगर पूछा जाए महात्मा गांधी आश्रम की नींव सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी, तो ये आपके हरियाणा जीके में तो शायद नहीं पूछा जाएगा ये। तो आर्यों के समय पलवल का नाम, अब यहां पर पुरानी बात कर लेते हैं कि जो आर्य समाज था जिस समय में आप लगा सकते हैं महाभारत काल का टाइम था, उसके थोड़े से टाइम के आसपास आर्य रहते थे। आर्यों के समय में, क्योंकि वैदिक सभ्यता में आर्य थे, तो आर्यंस के समय में पलवल का नाम क्या था? अपलवा था। तो अपलवा पलवल का पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या टिक करेंगे? अपलवा किसका नाम था? पलवल का नाम था। पांडव जो थे वो अज्ञातवास के समय कहां पर रुके थे? पलवल में रुके थे। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अज्ञातवास के समय में जो पांडव थे वो कहां पर रुके? पलवल में रुके थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डबचिक। डबचिक पर्यटन स्थल जो है वो कहां पर है? ये भी पलवल में है। डबचिक, होडल, पलवल ऐसे याद रखते हैं हम। डबचिक स्थान जो है वो कहां पर है? ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ये स्थान होडल पलवल में है। इसके साथ साथ नौसेना के अध्यक्ष थे जिनका नाम था सुनील लांबा, ये इनका जन्म भी कहां पर हुआ? पलवल में हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद है राय बहादुर मुरलीधर। तो राय बहादुर मुरलीधर जी जो थे, इनका संबंध भी कहां से था? पलवल से था। ये ऐसा कहा जाता है ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? तो राय बहादुर मुरलीधर जी थे। इनका संबंध जो था वो पलवल से था। पहली बार ये क्या हुए? जेल सत्याग्रही जेल में गए थे। इन्होंने ही हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा की नींव रखी थी और ये 1886 में अंबाला में रखी गई थी। आपको याद रखना है ये पलवल के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने काम कहां पर किया? अंबाला में किया था। तो ये मैंने कल आपको शायद अंबाला डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा दिया था। तो इनके अगर जन्म की बात की जाए तो पलवल में हुआ है, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा काम की बात की जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम कहां पर किया है? अंबाला में किया है। ठीक है ना, तो इसलिए अंबाला इनकी क्या कही जाती है? कर्म भूमि कही जाती है। जैसे हम लाला लाजपत राय जी को पढ़ते हैं, उनका जन्म वैसे तो पंजाब के मोगा जिले में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया वो हिसार में किया था, इसलिए हिसार उनकी क्या बन गया? कर्म भूमि बन गया। इसलिए हिसार में उनके नाम पर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। एनिमल एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, जो पशुओं की यूनिवर्सिटी है, वो कहां पर है? हिसार में स्थापित की गई है और लाला जी के नाम पर ही स्थापित की गई है। लेकिन अगर उनकी अब यहां पर उसी तरीके से राय बहादुर मुरलीधर जी जो है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से हम जानते हैं, तो इन्होंने भी मतलब इनका जन्म भी कहां हुआ? पलवल में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम है वो कहां पर किए हैं? अंबाला में किए हैं। इसके बाद अगर हम मंदिर की बात कर ले तो पलवल का पंचवटी मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। यह मंदिर पलवल में स्थित है और यह मंदिर पांडवों के समय का जाना जाता है। अज्ञातवास के समय में ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर क्या किया था? विश्राम किया था। इन्हीं की याद में यहाँ क्या बनाया गया है? मंदिर बनाया गया है। तो ये याद रख लेना है, पंचवटी मंदिर जो है वो कहां पर है? यह मंदिर पलवल में स्थित है और यह मंदिर पांडवों के समय का जाना जाता है। अज्ञातवास के समय ऐसा कहा जाता है कि पांडव जो थे वो इसी मंदिर में रुके थे, यहीं पर इन्होंने विश्राम किया था और फिर बाद में यहां पर क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूं कि जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे हम बलराम का मंदिर भी कह देते हैं। आपको पता है श्री कृष्ण जो थे वो अपने भाई को दाऊ जी के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी है, बलराम का मंदिर है। यह मंदिर जो है वो वंचारी पलवल में स्थित है। तो ये आपसे पूछा जाए बलराम का जो इकलौता मंदिर है वो हरियाणा में कहां पर है? ये पलवल में है। ठीक है ना, पहले ये फरीदाबाद में था, लेकिन आज ये कहां है? मतलब पलवल में, क्योंकि पलवल को जो फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, जैसे पहले जो गुरुग्राम था, फरीदाबाद था, इसके साथ साथ ये पलवल था, तो ये सारे एक हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको अलग करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो उसी तरीके से पहले मंदिर कहां था? वांचारी जो गांव था वो कहां पर पड़ता था? फरीदाबाद में था, लेकिन
लेकिन आज ये गांव कहाँ है, पलवल में है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की याद में इसको क्या किया गया, बनाया गया है। और इन्हीं की याद में यहाँ पर एक मेला लगता है, बलराम का मेला, और इनके नाम पर ही यहाँ पर क्या है, मंदिर है, जिसे हम दाऊ जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है सती का स्थान, पलवल होडल। वैसे तो सती के बहुत सारे स्थान है, लेकिन इसको हम स्पेशली याद रखते हैं। तो सती का स्थान कहां पर है, पलवल होडल में है। सती के नाम से यहां पर एक भव्य तालाब बनाया गया और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मंदिर भी है। जनवरी में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और इसका निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल ने करवाया था। तो ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है सती का स्थान कहाँ है, तो पलवल होडल में है। इसका निर्माण किसने कराया, सूरजमल राजा ने कराया था और ये भरतपुर के रहने वाले थे। जनवरी के महीने में हर साल यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। अब हम बात कर लेते हैं पलवल के कुछ मुख्य पर्यटन स्थलों की। तो यहाँ पर जैसे 12 खंबा छतरी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने मैं आपको बताती जा रही हूं। 12 खंबा छतरी की बात करेंगे तो ये होडल पलवल में स्थित है। यहां पर महल नुमा हवेली बनाई गई, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि महल होते, तो महल के जैसे एक हवेली का निर्माण किया गया है। और ये 1754 से 64 के बीच भरतपुर के राजा सूरजमल के ससुर के द्वारा कराया गया था। जो किशोरी जी थी वो राजा सूरजमल की पत्नी थी। तो किशोरी जी जो है वो क्या है, राजा सूरजमल की पत्नी थी। और इसका निर्माण किसने कराया है, इस किशोरी जी के पिताजी ने कराया था। इसके बाद है किशोरी महल। अब ये किशोरी महल भी यहाँ पर स्थापित कराया गया। राजा सूरजमल जो थे उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इसका किसका निर्माण कराया, यहाँ किशोरी महल बनवाया था। ये महल होडल पलवल में स्थित है और राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी की याद में इसका निर्माण कराया और ये 1774 के आसपास कराया गया है। तो ये जो राजा सूरजमल थे ये वैसे तो जाट राजा थे और ये राजस्थान के आसपास के एरिया में एक्टिव थे, लेकिन इन्होंने इसका निर्माण कहां पर कराया, पलवल में किशोरी महल बनवा दिया। तो किशोरी महल पूछा जाए तो क्या क्या नाम टिक करेंगे, पलवल टिक करेंगे। सती का स्थान पूछा जाए तब भी आप क्या टिक करेंगे, पलवल टिक करेंगे। बार यहाँ पर जो वो हमने अभी पढ़ी थी मैं आपको बताती हूँ, हाँ 12 खंबा छतरी जो पड़ी है वो भी कहां पर है, पलवल में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंचवटी, थोड़े हमारे पॉइंट्स रह गए हैं, सॉरी, द्रौपदी घाट की। तो यहाँ पर द्रौपदी घाट जो है ये भी पलवल में है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर पांडव रुके थे और द्रौपदी भी उनके साथ में थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, द्रौपदी घाट बना दिया गया है। डबचिक की बात कर लेते हैं। डबचिक जो है वो दिल्ली आगरा मार्ग पर स्थित है। होडल की सराय की बात करेंगे तो ये राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। पंचवटी की बात करते हैं तो पलवल में पंचवटी के नाम से एक मंदिर है और यह मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचवटी कहां पर, आपके पलवल में है और ये किसके समय का माना जाता है, ये पांडवों के समय का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय में जो पांडव थे वो यहीं पर रुके थे। तो पंचवटी पलवल में कौन रुके हैं, पांडव रुके हैं। इसके बाद विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहां है, आपके पलवल में है। तो ये भी याद रखना है। लाला मुरलीधर की बात करेंगे तो हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन कहे जाते हैं, लाला मुरलीधर जी कहे जाते हैं। केसरे हिंद और राय बहादुर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहे जाते हैं। ये पॉइंट सभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, तो वही वाले पॉइंट्स हैं। माटिया का किला अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका पलवल में है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और PYQ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। माटिया का किला कहां पर है, पलवल में है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व था वो पलवल से किसने किया था, गफूर अली ने किया था। पल में क्या कर दिया, पल में मतलब छुप गया या फुर हो गया, ठीक है, तो पल में फुर। तो पलवल से जो 1857 की क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया है, गफूर अली ने किया है। तो पल में क्या हो गया है, फुर हो गया है, तो गफूर अली। ये सारे के सारे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे ट्रिक्स के साथ में याद करा दूंगी जब मैं आपको हरियाणा की हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगी। तो आप लास्ट तक हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको इस तरीके से ट्रिक्स के साथ में जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो एग्जाम में आपको ऑप्शन देखते ही याद आएंगे, तब आपको लगेगा कि हमने वो क्लास देखकर सही किया था। अगर आपके इन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से अगर आपके 7 to 8 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लेना और अच्छे से पढ़ना। होडल जो है, होडल SC रिजर्व सीट है, तो आपसे पूछा जा सकता है होडल क्या है, यहाँ की SC रिजर्व सीट्स है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की बात की जाए तो वो भी कहां पर है, पलवल में है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहां आएगा, पलवल में। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहां से मिली है, पलवल हथीन से मिली है यक्ष यक्षिणी
छड़ी की मूर्तियां। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको डबल टिक करना है। चमेली वन की बात करेंगे तो ये बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो इसलिए चमेली वन किसके लिए फेमस है? यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, इसके साथ साथ प्रवासी पक्षियों के लिए भी ये जाना जाता है। 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव जिले को नया फरीदाबाद जिला बनाने के लिए आगे बढ़ा दिया गया और पलवल का हिस्सा बना दिया गया। तो 15 अगस्त 1979 को जब फरीदाबाद जिला जो है वो गुरुग्राम से अलग हुआ था तो इसको फरीदाबाद में ही शामिल कर दिया गया। तो फरीदाबाद और पलवल एक साथ रहे थे। बाद में 2000, अभी मैंने आपको बताया था 2008 में जो पलवल है उसको क्या कर दिया गया, फरीदाबाद से अलग करके एक नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। तो ऐसे आपकी पहले जब हरियाणा बना था तो आपके ओनली 7 डिस्ट्रिक्ट थी। आज आप देखते हैं आपके यहाँ पर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये 22 डिस्ट्रिक्ट बनी कैसे? ये तो नहीं है कि हमारे पास और ज्यादा लैंड एरिया आ गया या हमने पंजाब से हिस्सा ले लिया और कहीं किसी स्टेट से ले लिया, तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को छोटा कर दिया गया और अदर डिस्ट्रिक्ट्स को फॉर्मेशन कर दिया गया। तो 2008 में पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या हुई है, अस्तित्व में आई है। इस प्रकार 15 अगस्त 2008 को पलवल क्या बन गया, हरियाणा का 21वां जिला बना। और 22वें जिले की बात की जाए तो आपके हरियाणा का जो 22वां जिला है वो कौन सा अस्तित्व में आया है, वो आपका चरखी दादरी है। तो यहां पर आपकी जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड देन अब हम पढ़ने वाले हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, लास्ट तक पढ़ना। तो यहां पर अगर हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थिति की बात करेंगे पहले कि ये कहां पर है। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में ये स्थित है। तो हरियाणा का दक्षिण पूर्वी भाग मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके उत्तर में दिल्ली है, पूर्व और दक्षिण में यूपी के साथ में सीमा लगती है इसकी, और पश्चिम में इधर की तरफ ये गुरुग्राम के साथ में सीमा साझा करता है। तो हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर में दिल्ली के साथ में सीमा बनाता है, पूर्व में और यहाँ पर पूर्व और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और पश्चिम में गुरुग्राम जिला जो है वो इसके साथ सीमा साझा करता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1979 को आपके हरियाणा में वैसे 2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में आते हैं, जिसमें से एक झज्जर है और एक आपका फरीदाबाद है। तो यहाँ पर हम अभी फरीदाबाद को ही पढ़ रहे हैं। सॉरी, मुझे मतलब यहाँ पर जो आपका झज्जर जिला है ना वो 1997 में बना है। यहाँ पर ओनली फरीदाबाद बना है, एक ही जिला अस्तित्व में आएगा 1979 में। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देंगे, 97 कर देंगे, तब आपके हरियाणा के 2 जिले बनेंगे, एक फतेहाबाद है और इसके साथ साथ एक झज्जर है। तो मुझे एक बार कंफ्यूजन हो गया था इसमें। तो 97 में बनते हैं आपके 2 जिले, फतेहाबाद और इसके साथ साथ झज्जर। यहाँ पर 79 में आपका 12वां जिला जो है वो अस्तित्व में आता है, जिसका नाम क्या होगा, फरीदाबाद होगा। और गुरुग्राम से इसको अलग करके क्या बना दिया गया, एक अलग डिस्ट्रिक्ट का रूप दे दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे कम एरिया जो है वो फरीदाबाद का है एंड सेकंड नंबर पर पंचकुला आता है। तो सबसे कम एरिया 741 या कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में से 743 भी लिखा है। इसके बारे में ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वैसे तो एरिया में सबसे छोटा है लेकिन यहाँ पर पूरे हरियाणा की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो दोनों अपोजिट बातें हो गई, एरिया सबसे कम है लेकिन जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा की कहां पर है, फरीदाबाद में है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यूं आपको बहुत छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उपमंडल की बात कर लेते हैं तो उपमंडल में फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है और बड़खल है। उप तहसील की बात करेंगे तो यहाँ पर तिगांव है। इसके बाद तहसील की बात करते हैं, इसको छोड़ देना, तहसील की बात करते हैं तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल है। ठीक है ना, तो ये सारे याद रखने हैं, बस आपको इसको रीड करना है, इनका रट्टा नहीं लगाना। इसके बाद अगर हम इसकी नदियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो फेमस रिवर है वो यमुना नदी है, जो पूर्वी सीमा बनाती है, जिले के साथ में क्या बना रही है, पूर्वी सीमा बना रही है। यहाँ की फेमस फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पर गेहूं है, जवार है, बाजरा है और गन्ना देखने को मिलने वाला है। इसके बाद प्रमुख उद्योग धंधों की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ के जो प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं उसमें मशीनी उपकरण के लिए फेमस है, ये ट्रैक्टर के लिए फेमस है, मोटरसाइकिल के लिए, इस्पात के लिए, ट्यूब्स वगैरह के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए ये फेमस है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो ट्रैक्टर्स वगैरह है और मशीनी उपकरण है वो ज्यादा यहाँ पर बनाए जाते हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशन जो है वो फरीदाबाद में ही है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 18 लाख प्लस जनसंख्या रहती है। देखो एरिया कितना कम, 741, और जनसंख्या कितनी है, 18 लाख प्लस। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो कितने भीड़
भीड़ भाड़ के इलाके में रहते होंगे। तो साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, 81% यहाँ की साक्षरता है। पलवल में कितने लोग पढ़े लिखे थे? 69% लोग पढ़े लिखे थे। कोई पलवल से हो तो नाराज मत हो ना, तो आपके वहां पर थोड़ी लिटरेसी रेट जो है वो कम है। तो पलवल में क्या है? 69% है। जनसंख्या घनत्व देखिए आप, इसका ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 2442 है। तो ऐसे याद रख लेना, 2 फिर 4 फिर 4 फिर 2, ठीक है ना, 2442, 2442 ऐसे याद रखना। पर्यटन स्थल की अगर हम बात कर लेते तो यहाँ का जो फेमस पर्यटन स्थल है वो बड़खल है। जो भी फरीदाबाद में गया होगा बड़खल झील के बारे में जरूर सुना होगा या घूमने भी गया होगा, तो बड़खल है यहाँ पर। इसके साथ साथ अरावली गोल्फ कोर्स का मैदान है। डबचिक ये पलवल होडल में है, यहाँ पर नहीं आएगा ये। सूरज कुंड है यहाँ पर, मैगपाई है, सती का स्थान भी इसमें नहीं आएगा, सती का स्थान भी पलवल होडल में है। पंचवटी भी यहाँ पर नहीं है, पंचवटी भी पलवल में है। ये सारे ना मैंने इसलिए यहाँ पर काउंट किया क्योंकि किसी समय में जो पलवल है वो फरीदाबाद का हिस्सा होता था, लेकिन आज वो क्या है, पलवल अलग हो गया है। तो कई बार ना बुक पब्लिशर क्या करते हैं, इनको एक जगह पर लिख देते हैं। तो अब मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि ये जो 3 पॉइंट मैंने आपके हटवाए हैं इसको हटा लेना, ये तीनों किस में जाएंगे? पलवल में जाएंगे। अब देखो आप ऐसे ही रीड कर लो किसी बुक से, आपने मान लो हरियाणा जी के कहीं से भी नहीं पढ़ी है और सीधा टिक करके पढ़ लोगे और आपको अपनी मिस्टेक नहीं पता लगेंगी, क्योंकि अगर मान लो हमने कहीं ना कहीं से पढ़ा नहीं है ना तो हमें मिस्टेक नहीं पता लगती। और कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें मिस्टेक ना हो। आपने चाहे कोई बुक उठाकर देख लेना, सब में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूं, आपको अपनी मिस्टेक जो है वो देखते जाना है। तो मैंने आपको बता दिया ये जो सती का स्थान है कहां पर नहीं आएगा, यहाँ फरीदाबाद में नहीं आएगा। इसके साथ साथ पंचवटी यहाँ नहीं है, पलवल में है। डबचिक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद राजा नाहर सिंह का किला यहीं पर है। तो राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है? बल्लभगढ़ में है और फरीदाबाद में है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, सबसे अधिक जनसंख्या है इस जिले में। इसके साथ साथ यहाँ की जो जनघनत्व है यानी कि घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, 2442 है। सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला है, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं यहाँ पर। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं या हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो फरीदाबाद जो है 1607 में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा बसाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये HSSC ने एक बार एग्जाम में पूछा था। HSSC ने ना एक एग्जाम लिया था ग्राम सचिव का, 2019 के आसपास की बात है शायद। उसके बाद उन्होंने कोई एग्जाम नहीं लिया, उसके बाद इन्होंने लिया CET। एंड देन अब CET में सारे बच्चे रो रहे हैं बैठकर और उसका भी रिजल्ट अब तक नहीं आया है। और बहुत सारे कैंडिडेट का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, ओनली 2 ग्रुप्स का एग्जाम हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन था ये उसमें आया था और मुझे याद है मैं भी ये पेपर देख रही थी, ग्राम सचिव का पेपर था और मेरे ही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये HSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फरीदाबाद शहर जो है वो 1607 में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के द्वारा बसाया गया था। तो वहां पर लिखा था बाबा फरीद, तो ये किसके द्वारा बसाया गया? बाबा फरीद के द्वारा बसाया गया था। इस शहर के पहले एक गांव था जिसे 14वीं सदी में प्रसिद्ध साहित्यकार इसरदार रहते थे। उनकी 3 पुस्तकें मशहूर थी, जैसे अंगद पैजा, भारत विलाप और सत्यवती कथा। तो ये बस थोड़ा सा रीड कर लेना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ये कभी एग्जाम में नहीं आए हैं। इसके बाद इसके निकट ही क्या था? सिही गांव है जिसमें सूरदास का, मतलब जिसे सूरदास की जन्मस्थली कहा जाता है या सूरदास का शहर या सूरदास के गांव के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सूरदास जी थे उनका जन्म कहां पर हुआ था? सिही गांव में हुआ था। सिही कहाँ है? फरीदाबाद में है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फरीदाबाद क्या था? एक अविकसित क्षेत्र था। यानी कि ना जैसे जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली या फिर हम इंडिपेंडेंट हुए, हम अंग्रेज यहां से गए, उसके बाद में आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे और बहुत सारे लोग थे जो यहां से चले भी गए थे। तो जैसे ही वो लोग गए तो हम उन्हें क्या कहते थे? विस्थापित जो लोग थे उनके लिए ये शहर बसाया था। तो फरीदाबाद शहर जो है किसके लिए बसाया गया? विस्थापितों के लिए बसाया गया था। और ये किसका सपना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सपना था। आपसे पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है, तो आपका फरीदाबाद है। और उसी तरीके से आपसे पूछा जाए नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे? उसमें चंडीगढ़ है। तो ये विस्थापितों के लिए बसाया गया। आज फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? ये क्या है? औद्योगिक नगरी है, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। क्या ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, इंडस्ट्रियल नगरी है, औद्योगिक नगरी है। विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर मानव रचना शिक्षण संस्थान 2008 में स्थापित किया गया। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इसके कुछ डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के पास में रहेंगे और कुछ ये डिसीजन खुद से भी ले सकता है। यानी कि इसमें जो पैसा है वो गवर्नमेंट भी लगाएगी और ये खुद से भी लगाएंगे, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी
हो जाती है। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मानव रचना शिक्षण संस्थान, 2008 में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगर हम यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़खल झील है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बड़खल झील जो है ये दिल्ली मथुरा राजमार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कब बनी है? 1947 में। किसके उद्देश्य से बनाई गई? सिंचाई के उद्देश्य से, इरिगेशन के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य भूमि कटाव को रोकना था। तो ये भी पूछा जा सकता है किस लिए बनाई गई थी? सिंचाई के उद्देश्य से, जिसका उद्देश्य क्या था? भूमि कटाव को रोकना था। इस झील पर 6445 मीटर लंबा तथा इतना चौड़ा बांध भी बनाया गया। तो ये याद रख लेना, इस पर बांध भी बना हुआ है। तो बस इतने पॉइंट याद रखने हैं। कब बनी है ये? 1947 में बनी है। किस लिए बनाई? इरिगेशन के उद्देश्य से, यानी कि सिंचाई के उद्देश्य से। उद्देश्य और दूसरा क्या था? भूमि के कटाव को रोकना। इसके बाद अरावली का गोल्फ कोर्स की बात कर लेते हैं। ये अरावली का जो गोल्फ कोर्स है कहां पर है? अरावली में है। इसको जो डिजाइन है वो अमेरिका के स्टीफन थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। सूरज कुंड की बात कर लेते हैं तो तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने क्या कराया है? इसका निर्माण करवाया है। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद ख्वाजा की सराय की बात कर लेते हैं। तो फरीदाबाद में स्थित यह सराय 3000 वर्ष पुरानी है। तो 3000 साल पुरानी क्या है? यहाँ पर ख्वाजा की सराय है। सराय के नाम पर ही इस गांव का नाम क्या रखा गया? ख्वाजा सराय रखा गया है। राजा नाहर सिंह की हवेली की बात कर लेते हैं। तो बल्लभगढ़ के जो राजा थे, मतलब दुर्ग प्राचीर के भीतर है ये, बल्लभगढ़ का कोई दुर्ग होगा, वहां पर उसके बीच में इसको स्थापित किया गया है, जिसे उसके पुत्र कृष्ण सिंह ने पूरा कराया था। वैसे तो ये जो राजा नाहर सिंह का किला है ये कहां पर है? बल्लभगढ़ में है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दुर्ग जो था वो अधूरा रह गया। बाद में इसको राजा नाहर सिंह के जो पुत्र थे उन्होंने पूरा कराया। अब आप पूछेंगे राजा नाहर सिंह इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तब राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ रियासत से क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था, यानी कि लीडरशिप की थी। तो ये क्या थे? वहां के नेता थे और इन्होंने ये आगे बढ़ चढ़कर सामने आए थे। इनको बाद में लाल किले पर फांसी दे दी गई थी, चांदनी चौक में। ऐसा कहा जाता है इनका जन्म दिवस था, उसी दिन इनको फांसी दे दी गई थी। तो इसलिए ये हमारे क्या थे? इन्होंने हमारी आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इनको पढ़ना हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता होना चाहिए किस किसने हमारे हमें आजाद कराने में सहयोग किया था। कौन कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें आज जो अंग्रेजों से लड़े थे। इनके पुत्र थे कृष्ण सिंह ने इसे पूरा कराया। इस किले को बनाने की योजना राजा बल्लू के शासन में हुई थी। यह किला भरतपुर के किले को देखकर बनाया गया था। तो ये याद रख लेना है, किसको देखकर बनाया गया? भरतपुर के किले को देखकर बनाया गया। बाबा फरीद टॉम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाबा फरीद की टॉम है जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, जो जहांगीर के कोषाधिकारी भी थे। धौन झील की बात कर लेते हैं। तो धौन झील की मैं बता देती हूँ आपको, अरावली पर्वतमाला में सोहना फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है। सोधान की बात करते हैं तो यहाँ पर पत्थर पर उत्कृष्ट शिल्प की अनेक कलाकृतियां जो है वो सोधान पर स्थापित की गई हैं। पर्सनालिटी की बात करते हैं तो यहाँ की फेमस पर्सनालिटी में आपको सोनू निगम फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले ही सोनू निगम और जो मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने एक इवेंट भी किया था जिसमें सोनू निगम आए थे, क्योंकि हमारे हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े गायक हैं ये। इसके बाद ऋचा शर्मा है और इसके बाद सूरदास है। सूरदास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिही गांव के रहने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेले की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में ना जैसे एस्टेट का सिलेबस है तो उसमें क्या दिया गया है? आपके ऐसा बताया गया है कि आपके आर्ट एंड कल्चर आएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में कल्चर है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए आप यहाँ पर इसे पढ़ेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ जो हरियाणा जी के वो कवर होगा। तभी मैंने आपको कहा डिस्ट्रिक्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बलदेव छठ का मेला लगता है यहाँ पर, जन्माष्टमी का मेला है, कान्हा गौशाला का मेला, कालका का मेला, गोगा पीर का मेला लगता है, बाबा उदासनाथ का, फूलडोर का, कनुआ का और शिव चौदस का मेला। तो बलदेव का मेला है, जन्माष्टमी का मेला है, कान्हा गौशाला का मेला है, कालका का मेला है। इसके साथ साथ गोगा पीर का मेला लगता है, फिर उदासनाथ का, फूलडोर का, कन्हुआ का और शिव चौदस का मेला है। तो ये सारे मेले याद रखने हैं। ठीक है, बलदेव का मेला यहाँ पर है, जन्माष्टमी का है, कान्हा गौशाला का है, कालका का मेला है, गोगा पीर का है, फिर यहाँ पर उदासनाथ भी यही है, फूलमाला यानी कि फूलडोर भी यही है, कनुआ भी यही है और शिव चौदस भी यही है। तो ये कुछ मेले हैं जो आपके फरीदाबाद से रिलेटेड है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, देन हमारी हरियाणा जीके की आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्स हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। 1607 में इसकी स्थापना किसने की है? शेख फरीद ने की है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है ये, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके हरियाणा की फरीदाबाद में है। रजनीगंधा फूल के लिए फेमस है ये, ग्लैडोलियस फूल का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। हरियाणा में मेहंदी, आपसे पूछा जाए मेहंदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो फरीदाबाद में होता है। अगर मान लो फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं आता है तब आपको गुरुग्राम टिक कर देना है। तो मेहंदी सबसे ज्यादा कहां पर है? फरीदाबाद और गुरुग्राम में होती है, तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे। हरियाणा राज्य खेल परिषद स्टेडियम कहां है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां पर है? फरीदाबाद में है। सबसे छोटा जिला एरिया वाइज बट जनसंख्या में सबसे बड़ा, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप इसे याद कर सके। इसके बाद 1669 में गोकुल जाट और औरंगजेब की लड़ाई जो है वो कहां पर होती है? फरीदाबाद में ही होती है। सूरजकुंड मेला की बात की जाए तो सूरजकुंड का मेला कहां लगता है? आपके फरीदाबाद में लगता है। निर्माण की बात की जाए 1687 में अनंगपाल ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। बल्लभगढ़ का वर्तमान नाम जो है वो बलराम के नाम पर क्या रख दिया गया है? बलरामगढ़ रख दिया गया है। बल्लभगढ़ का जो निर्माण है ये गोपाल सिंह के द्वारा कराया गया था। यहीं पर राजा नाहर सिंह का किला है। इसके बाद तिगांव है, यहां पर एक गांव का नाम है तिगांव, जो शहीदों का गांव कहा जाता है। इसके साथ साथ पर्यावरण न्यायालय जो है वो फरीदाबाद में स्थापित किया गया। इसके साथ साथ YMCA की बात कर लेते हैं। YMCA यूनिवर्सिटी जो है वो आपके फरीदाबाद में है। महाभारत कालीन गांव जो है तिलपत, ये भी कहां पर? आपके फरीदाबाद में है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। पहले पर्यावरण न्यायालय जो था वो कहां पर था? फरीदाबाद में था, लेकिन आज का पर्यावरण न्यायालय कहां है? हिसार में है और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में है। तो ये दो जगह याद रखनी है आपको, पहले था फरीदाबाद में, अब हिसार और कुरुक्षेत्र में है। तो हिसार एंड कुरुक्षेत्र याद रखना है। YMCA यूनिवर्सिटी आपके फरीदाबाद में है और महाभारत कालीन गांव जो था तिलपत गांव, वो भी कहां है? फरीदाबाद में है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर मान लो आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां से जो PDF है वो भी मिल जाएगी। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।